नमस्कार मित्रों, करंट जीके बाई शाख चैनल में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं मार्च माह की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम करेंगे आज आर्थिक परिदृश्य। सबसे पहले भारत में 27,000 सक्रिय स्टार्टअप है। ये एक नेस्कॉम और जिनोव नाम की एक कंपनी है। नेस्कॉम संस्था है, जिनोव इंडियन टेक स्टार्टअप ने अपनी रिपोर्ट जारी की है नेस्कॉम के साथ मिलकर, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में 27,000 सक्रिय स्टार्टअप है और उनमें से ही 23 से अधिक स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न लेवल के हैं। अर्थात भारत जो है वो विश्व में यूनिकॉर्न के मामले में दूसरे नंबर पर है। फिर बात करते हैं पहले नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप होल्डर जो है वो है भारत, और उस संदर्भ में अमेरिका, इसी संदर्भ में अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप टेक होल्डर है। फिर है एयर इंडिया ने 470 विमानों के लिए किया है समझौता। एयर इंडिया जिसे टाटा ने खरीद लिया था, और अब जो है 2005 के बाद एयर इंडिया ने सबसे बड़ा विमानों का ऑर्डर जारी किया है। और ये ऑर्डर जो है वो भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इनकी अर्थव्यवस्था में भी बूस्ट का काम करेगा ये ऑर्डर, क्योंकि एयर इंडिया जो है यूरोपियन कंपनी एयरबस के 250 एयरक्राफ्ट और अमेरिकी कंपनी बोइंग के 220 विमान खरीदेगा। ये जो टाटा ग्रुप है वो 2022 में टाटा ग्रुप का पहला ऑर्डर है जब से उसने एयर इंडिया को लिया है, और एयर इंडिया का 2005 के बाद का ये बड़ा ऑर्डर है। ये एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ी डील मानी जाती है, जिसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है। नेक्स्ट है भारत और सिंगापुर के मध्य यूपीआई और पे नाउ लिंकेज का शुभारंभ हुआ है। जो पिछली क्रोनोलॉजी थी फरवरी माह की, उसमें मैंने करवाया हुआ था कि भारत और सिंगापुर के मध्य यूपीआई के लिए समझौता हुआ है। सिंगापुर की कंपनी पे नाउ और भारत की कंपनी यूपीआई, इनके मध्य आपस में लिंकेज स्थापना का लेकर एक समझौता हुआ है। अब इस लिंकेज का क्या हुआ है, शुभारंभ हुआ है। ये यूपीआई जो है उसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस यूपीआई का लगातार विस्तार हो रहा है। अब जो है सिंगापुर में विस्तार हुआ है। इसका 21 फरवरी 2023 को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया गया है। अब भारत में जैसे हम लेन देन करते हैं पर्सन टू पर्सन, उसी तरह भारत और सिंगापुर के व्यक्ति आपस में P2P पेमेंट ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसमें सेवा प्रदाता जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, दोनों ओर से आने वाले रेमिटीज़ को सुविधा प्रदान करवाएंगे। नेक्स्ट है SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों की मार्केटिंग हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय और मीशो के मध्य। मीशो एक फ्लिपकार्ट की तरह एक कंपनी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है मीशो। वो जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुपों द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग करेगा, यानी उनका विपणन करेगा। 16 फरवरी 2023 को ये एक MOU सिग्नेचर किया गया है। मीशो बेंगलुरु स्थित फैशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन में मदद करेगा। नेक्स्ट है मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान, और इन अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत जो है वर्तमान कृषि वर्ष में 3,235 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन दूसरा अग्रिम अनुमान है, उसमें वृद्धि है 79.38 लाख टन की। और इसी तरह लगभग चावल, गेहूं, मक्का, इन सब में रिकॉर्ड लिखा हुआ है, यानी रिकॉर्ड बन रहा है नया। जो कुल दलहन, चना, मूंग आदि में उत्पादन में वृद्धि दर्शाई गई है। फिर बात करते हैं भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष बना रहा है, और भारत के PM नरेंद्र जी मोदी द्वारा मोटे अनाज या पोषक अनाज को श्री अन्न का नाम दिया है। फिर नेक्स्ट है तुमकुरु में HAL हेलीकॉप्टर संयंत्र का उद्घाटन। कर्नाटक के तुमकुरु में HAL हेलीकॉप्टर संयंत्र का फैक्ट्री का उद्घाटन 6 फरवरी 2023 को PM नरेंद्र मोदी ने किया। इस फैक्ट्री की आधारशिला भी वर्ष 2016 में PM मोदी जी द्वारा रखी गई थी। इस अवसर पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी अनावरण किया गया। HAL निर्माण की ये जो सुविधा है ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है, और यहाँ पर एक नई ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाई गई है। ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का ही अभी हाल ही में उत्पादन करेगी।
HUL एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 3 टन का एकल इंजन बहुउद्देशीय उपयोगिता हेलीकॉप्टर है। प्रधानमंत्री ने इस संयंत्र के उद्घाटन के साथ तुमकुरू औद्योगिक टाउनशिप और तुमकुरू में तिपटूर और चिकला नायक अनहल्ली में 2 जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी थी। नेक्स्ट है, आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की वृद्धि। फिर है राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र। देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर बनाया जाएगा। ये जो है वो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर बनाया जाएगा। इसके लिए GA इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया गया है। राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र जो है वो मेट्रो रेल प्रणाली में ज्ञान व नवाचार के एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है भवानी। भवानी क्या है? ये यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र है, जो तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि भवानी जो है वो पूरी तरह से स्वदेशी और अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा। इससे पहले कामिनी नाम का एक थोरियम संयंत्र जो है वो कलपक्कम में पहले से मौजूद है। भारत में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो हैं वो कार्यरत हैं। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, आने वाले फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि उसमें परमाणु नाम का एक टॉपिक लगता है, तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फिर है, भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश। खाद्य व कृषि संगठन द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2021-22 में भारत ने दूध उत्पादन में विश्व के कुल हिस्से का 24% योगदान करके पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। वन लाइनर मैंने पहले के वीडियो में करवा रखे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो है इसी सीरीज़ का, आप डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाकर पहला वीडियो मार्च का देख सकते हैं। मंथली वन लाइनर उसमें कंप्लीट करवा दिए गए हैं इस क्रोनोलॉजी के। अब हम देखते हैं केंद्रीय बजट 2023-24। इसमें हम केवल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। भारतीय संविधान में बजट जो है वो वर्णित है अनुच्छेद 112 में। बजट शब्द का उल्लेख न होकर वार्षिक वित्तीय विवरण यहाँ पर कहा जाता है, जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त वर्ष की अवधि। ये जो बजट है वो 1 फरवरी 2023 को संसद में प्रस्तुत किया गया केंद्रीय मंत्री निर्मला जी सीतारमण जी द्वारा। इस बजट में मोदी सरकार का यह 10वां और उनके दूसरे कार्यकाल का 5वां नियमित बजट था। ये पाँचों ही दूसरे कार्यकाल के जो 5 ही बजट है वो वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इस बजट में 7 प्राथमिकताएं बताई गई है, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। सप्तऋषि यानी समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना व निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 प्राथमिकताएं जिन्हें सप्तऋषि की संज्ञा दी गई है। अगर फिर हम बात करें बजट में, तो कुल जो व्यय है वो 45,397 करोड़ रुपए प्रस्तावित रखा गया है। फिर है, इस बजट में जो राजस्व घाटा है वो 8,69,855 करोड़ रुपए का बताया गया है, जो कुल GDP का 2.9% है। और इसके अलावा राजकोषीय जो घाटा है वो 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले बजट में 23-24 में प्राथमिक घाटा GDP का 2.3% अनुमानित था और 2022-23 में यह GDP का 2.8 अनुमानित था, जो बाद में संशोधित होकर 3.0% रहा है। अब बात करते हैं बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। इसमें प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो वो 9 वर्षों में दुगनी होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है। और भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो अब पिछले 9 वर्षों के उपरांत विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जो भारत थी, अब जाकर भारत जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। फिर बात करते हैं आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का, जिसका प्रारंभ 22,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से किया गया है। ये बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त व गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है शहरी अवसंरचना विकास निधि। शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन करेगा राष्ट्रीय आवास बैंक और ये टियर 2 व टियर 3 शहरों में अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों के साथ मिलकर चलाया जाएगा। फिर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0।
अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी। फिर है मिलेट के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा, जिसे मोदी जी ने श्री अन्न कहा है। उस श्री अन्न के वैश्विक हब बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर है युवा उद्यमी और ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए कृषि वर्धक निधि एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड की स्थापना की जाएगी। फिर है 2047 तक सिकल से एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। एसटी के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर है देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में एआई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिर अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए अवसंरचना वित्त सचिवालय को स्थापित किया जाएगा और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है भूगोल भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। फिर है राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। नेक्स्ट है 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंक्रिप्शन की स्थापना की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए आई गोट कर्मयोगी का शुभारंभ भी किया जाएगा। फिर है पीएम प्रणाम यानी पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए जागरूकता पोषण व सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम चलाया जाएगा। फिर है मैग्रोव पहल चलाई जाएगी मिष्टी नाम से, ठीक है, मिष्टी MISHTI करके ये मैग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय क्षेत्रों में चलाया जाएगा मिष्टी अभियान। फिर है देखो अपना देश पहल भी चलाई जाएगी, ये पर्यटन क्षेत्र के लिए होगी। फिर है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम चलाया जाएगा जो सीमावर्ती गाँवों में चलाया जाएगा और इस योजना के बारे में मैंने पिछली टेक्नोलॉजी में भी बताया था। फिर है एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम जो है उसमें यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर है आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू किया जाएगा। ये 2 वर्षों में 7.5 की नियत ब्याज दर पर 2 लाख की जमा सुविधा का प्रस्ताव दिया जाएगा। फिर है मासिक आय खाता योजना चलाई जाएगी जिसमें एकल खाते के लिए 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया जाएगा। कृषि के लिए डिजिटल जन अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। एग्रीटेक उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चलाया जाएगा और 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। वहीं रेलवे के बजट के लिए बात करें तो 2.40 लाख करोड़ का पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान इसमें किया गया है, जिसमें 75,000 करोड़ के निवेश के साथ पूरा किया जाएगा और जिसमें 15,000 करोड़ जो है वो निजी क्षेत्र से लिए जाएंगे। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन का पूंजीगत बजट रखा है 5,000 करोड़, जिसमें 43% की वृद्धि दिखाई गई है। DRDO के बजट में भी वृद्धि की गई है। आईडेक्स को 11.6 करोड़ आवंटित किया गया है। अग्निवीर कोष को एग्जेम्प्ट EEE का दर्जा दिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग को 68,000 करोड़ लगभग, शिक्षा विभाग को 44,000 करोड़ के लगभग बजट आवंटित किया गया है। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी 400 करोड़ रुपए की बजट राशि रखी गई है। और प्रत्यक्ष कर भी अब जो है आयकर में भी चेंज किया गया है। आयकर की 6 स्लैब्स का निर्माण किया गया है। अप्रत्यक्ष कर में सीमा शुल्कों की दरों की संख्या को घटाकर 21 से घटाकर 13 कर दिया गया है। ये जो है वो वस्त्रों और कृषि को छोड़कर किया गया है। नेक्स्ट है GST के अंतर्गत अभियोजन की शुरुआत करने के लिए कर की राशि न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया जाएगा। तो ये था केंद्रीय बजट। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे राजस्थान प्रादेशिक परिदृश्य और राजस्थान का राज्य बजट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।